उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कोणतेही कार्य केवळ विचार करून पूर्ण होत नाही, त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते। मित्रांनो, शिक्षा संस्कृती उत्थानास ही राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था 14 विविध विषयांवर संपूर्ण भारतात काम करते आणि त्यातील प्रमुख विषय म्हणजे मातृभाषेतून शिक्षण, वैदिक गणित, पर्यावरण, चरित्र निर्माण आणि व्यक्तिमत्वाचा समग्र विकास। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो आणि मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता या घोषवाक्यानुसार शिक्षा संस्कृती उत्थानास संपूर्ण भारतभर काम करते आहे आणि आज या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या रूपाने या दोनही घोषवाक्यांची परिपूर्तता होताना दिसते। विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच असावे हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे। या हेतूने न्यास प्रयत्नशील आहे। भारतीय भाषांवर विविध कार्यशाळा, चर्चासत्र आणि परिसंवादाचे संपूर्ण देशभर आयोजन करण्यात येते। मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण या पुस्तकाचे अन्य भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करून त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे। जनता को जनता की भाषा में न्याय या तत्वानुसार न्यायालयातील सर्व कार्य हे भारतीय भाषातून व्हावे यासाठी भारतीय भाषा मंच आणि भारतीय भाषा अभियान कार्यरत आहे। त्यामुळेच आता जवळपास सर्वच न्यायालयांमध्ये निवाडे हे स्थानिक भाषेतून होताना दिसतात। हे या आंदोलनाचंच यश आहे। उच्च शिक्षण तसेच स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये सुद्धा तेथील कामकाज हे मातृभाषेतून व्हावे यासाठी शिक्षा संस्कृती उत्थानास आग्रही आहे। मित्रांनो, आज आपल्यासोबत आहेत शिक्षा संस्कृती उत्थानासाचे राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुलभाई कोठारी। त्यांचा परिचय करून देत असताना मला मनस्वी आनंद होत आहे। माननीय अतुलभाई कोठारी हे 1998 ते 2001 पर्यंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री होते। 2003 ते 2008 पर्यंत राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व होतं। देशातील शिक्षण क्षेत्रात अभ्यासक्रम पुस्तकात असलेल्या विकृती आणि विसंगती दूर करण्याच्या हेतूने माननीय अतुलभाई कोठारी यांनी 2004 साली शिक्षा बचाव आंदोलनाची स्थापना केली आणि त्यातला अल्पावधीतच सक्रिय करून पाठ्यक्रम, पुस्तके यातील विसंगती, विकृती दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले। त्याच्यासाठी त्यांनी अशा 13 प्रकरणांमध्ये न्यायालयांमध्ये अर्ज केले आणि विशेषत्वाने नमूद करण्याची गोष्ट, सर्वांना अभिमानाची गोष्ट म्हणजे ह्या 13ही प्रकरणांमध्ये शिक्षा संस्कृती उत्थानासाच्या बाजूनेच निकाल लागलेला आहे आणि त्या विकृती आपण पाठ्यपुस्तकांमधनं, त्या अभ्यासक्रमांमधनं दूर करू शकलो आहे। देशातील शिक्षण व्यवस्थेला नवे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहात। देशातील शिक्षण तज्ञांना एका व्यासपीठावर आणून सकारात्मक विचार देऊन शिक्षण प्रणालीमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम देण्यास आपण प्रयत्नशील आहात। याचाच भाग म्हणून आपल्या कुशल मार्गदर्शनात देशभरातील 1000 पेक्षा अधिक परिषदा, चर्चासत्र, परिसंवाद, परिचर्चा विविध विषयांवर आयोजित केल्या गेल्या आहेत। तसेच गेल्या 2 वर्षापासून आपण ज्ञानोत्सव हा शिक्षण तज्ञांना आणि शिक्षण प्रेमींना एकत्रित करण्याचा मेळावा संपूर्ण भारतातच नव्हे तर प्रांताच्या स्तरावर सुद्धा आपण आयोजित करत आहात। चरित्र निर्माण आणि व्यक्तिमत्व विकास या विषयावरील 300 पेक्षा अधिक कार्यशाळांमध्ये आपण मार्गदर्शन केले आहे। यासोबतच आपण भारतीय शिक्षा, राष्ट्रीय संकल्पना, स्वामी विवेकानंद का उच्च शिक्षा में समावेश, शिक्षा के नए विकल्प अशी पुस्तके सुद्धा आपली प्रकाशित झाली आहेत। आदरणीय अतुलभाईंचा प्रवास आणि कार्यमग्नता थक्क करून टाकणारी आहे। आज ते आपल्याला भारतीय भाषा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। यानंतर मी माननीय अतुलभाई कोठारी यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना या विषयावर मार्गदर्शन करावे। माननीय अतुलभाई कोठारी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में अभी व्यापक एक चर्चा का विषय है और मुझे आनंद है और मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कुछ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा संगठन के लोगों ने इस पर एक
YouTube चैनल पर और विश्व संवाद केंद्र द्वारा एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया है, वो महाराष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी कार्य है। जब मित्रों शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरी दृष्टि से है। और इस जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में भी इस भाषा विषय को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद ये भाषा विषय को काफी एक विवाद का विषय बना दिया गया है। इसलिए कभी भी भाषा की कोई भी बात आती है और इसमें भारतीय भाषाओं की जब बात आती है तब इसमें कई बार विवाद खड़ा हो जाता है। परंतु इस नीति में भारतीय भाषाओं को लेकर बहुत ही ठीक ढंग से एक प्रयास करने की शुरुआत की गई है। इस नीति में भाषा का बात अगर इसलिए आवश्यक है कि जब तक भारतीय भाषाओं में, यानी अपनी भाषा, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, शब्द अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन इसमें शिक्षा ये एक वैज्ञानिक दृष्टि है और इस वैज्ञानिक दृष्टि को हमने स्थापित करना ही चाहिए। इसके बिना हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है और इस नीति का भी जो उद्देश्य है ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है अन्यथा। तो इस दृष्टि से भाषा को इस शिक्षा नीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहली बात ये की गई है नीति में कि संभव है तो कक्षा 5 तक अथवा 8 तक, 5th या 8th तक शिक्षा मातृभाषा में, घर की भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। ये बात इसमें एक महत्वपूर्ण कही गई है, तो उस पर भी काफी देश में चर्चा चल रही है। और जिस प्रकार का हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम का एक क्रेज बढ़ रहा है और अंग्रेजी ही सिर्फ बच्चों के, समाज के, देश के विकास का एक माध्यम महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा एक देश में भ्रम फैलाया गया है। और ऐसे समय में ये बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने से इस पर एक व्यापक चर्चा हो रही है और अच्छी बात है, मेरे का चर्चा होनी चाहिए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं, उस विकसित राष्ट्र में आप देखेंगे तो सिर्फ 5वीं या 8वीं तक की बात नहीं है, संपूर्ण शिक्षा का माध्यम वहां अपनी अपनी भाषा में है। वो चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, प्रबंधन की शिक्षा हो, ऐसी सब प्रकार की शिक्षा का माध्यम अपनी अपनी भाषा में वहां है। लेकिन अपनी ऐसी स्थिति आ गई कि अभी प्राथमिक शिक्षा भी मातृभाषा में आग्रह का विषय करना, तो इस पर भी काफी प्रश्न उठने लगते हैं। तो इस दृष्टि से ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये अगर गंभीरता से हमने लागू किया तो इसका हमारी शिक्षा पर भी एक बहुत अच्छा परिणाम होगा। साथ साथ इस नीति में जो आज की आधुनिकता की आवश्यकता है और जिस ये चीनी कोरोना महामारी के कारण हम सब आज ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, ये चर्चा भी हमारी ऑनलाइन हो रही है, तो इस दृष्टि से ऑनलाइन एजुकेशन भी आगे एक सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, बनना चाहिए, ऐसा इस नीति में भी साथ साथ कहा गया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जब आता है, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, तब हमारे यहाँ ये भी एक गलत भ्रम फैला है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग यानी इंग्लिश में। तो इस नीति में यह भी कहा गया है कि सारी अपनी भारतीय भाषा है, विशेष करके 8वीं अनुसूची की जो अपनी भाषाएं है, कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में हमारी। तो शुरुआत में अभी 8 भाषा में, महत्वपूर्ण 8 भाषाओं में, और बाद में क्रमबद्ध रूप से सारी 22 भाषाओं में ये ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। NIOS, NCERT आदि आदि संस्थाओं के द्वारा भी इस पाठ्यक्रम को अपनी अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराने का भी एक प्रयास किया जाएगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा अपनी भाषा में वास्तव में होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी को जब पूछा गया था
जब देश स्वतंत्र हुआ तो बीबीसी के लोग उनका इंटरव्यू लेने आए थे, बीबीसी रेडियो वाले। तो वो इंटरव्यू हिंदी में दे रहे थे, तो उन्होंने बीबीसी ने कहा कि गांधी जी आप तो इंग्लिश अच्छी जानते हैं, आप इंग्लिश में बोलिए ना, पूरी दुनिया इसको समझेगी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि दुनिया को कह दो गांधी इंग्लिश नहीं जानता है। और आगे गांधी जी ने कहा था कि हमारे बच्चे स्नातक और परास्नातक तक जो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, इसके कारण उनके जीवन के 6 वर्ष इंग्लिश के पीछे बर्बाद होते हैं, और 6 वर्ष अगर उनके विषय के पीछे वो खर्च करेंगे तो उन विषय में कितने आगे बढ़ जाएंगे। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है, ऐसा सिर्फ नहीं, अनेक महापुरुषों ने कहा है। हमारी पूर्व की नीतियों में भी ये बात आई है। हमारे जो सारे आयोगों के रिपोर्ट है, इसमें भी इस बात को दोहराया गया है। और वैश्विक स्तर पर जितने भी शोध, अध्ययन, रिसर्च, स्टडी हुए भाषा के संदर्भ में, सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा तो अपनी भाषा में, मातृभाषा में होनी चाहिए। हम आज भारत को एक नॉलेज सोसाइटी, ज्ञानवान समाज बनाना चाहते हैं, और हम हर बात में आज प्रमाण की बात करते हैं, हर बात में वैज्ञानिकता की बात करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे राम जन्मभूमि, इतने वर्षों के बाद राम जन्मभूमि का वहां मंदिर के बारे में निर्णय आया, तो इसमें यही बात थी कि प्रमाण कहाँ है। श्रद्धा के आधार पर सिर्फ नहीं चलेगी बात। तो हर बात में हम प्रमाण की बात करते हैं, लेकिन जब भाषा का विषय आता है तो अब हमारी प्रमाण की बात, हमारी वैज्ञानिकता बात, हमारी साइंटिफिक अप्रोच की बात कहाँ चली जाती है। तो इस दृष्टि से पूरी वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर ही हम सारी बातें होनी चाहिए, तार्किकता के आधार पर चलना चाहिए, प्रमाण के आधार पर चलना चाहिए। इस दृष्टि से इस नीति में भी इस दिशा में कुछ आगे कदम बढ़ाने की बात की गई है कि सभी स्तर पर अध्ययन अध्यापन के लिए भारतीय भाषाओं के विकल्प की शुरुआत की जाएगी। आज हमारी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन अधिकतर इंग्लिश में है, तो इस नीति में यह भी बात कहा गया है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी द्विभाषा की बात आनी चाहिए। यानी आज इंग्लिश में ही लगभग है सारा, तो एकदम कल से इंग्लिश बंद कर दो, ये न नीति का कहना है न मेरा कहना है, लेकिन साथ साथ अपनी भाषा में भी बच्चों को विकल्प मिलना चाहिए। वो आज नहीं है, बहुत सारे राज्यों में भी नहीं है, बहुत सारे संस्थानों में भी नहीं है। तो ये विकल्प देने की बात इसमें कही गई है कि इंग्लिश में है आज, साथ साथ मान लो महाराष्ट्र है तो मराठी में भी इनके सामने विकल्प होना चाहिए। और इसकी कुछ शुरुआत देश में हो गई है। जैसे मध्य प्रदेश में 5 साल पहले निर्णय हुआ था कि वहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ टेक्निकल के जो अभ्यासक्रम है, पाठ्यक्रम है, इंजीनियरिंग आदि आदि, ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ के मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेडिकल की पढ़ाई का निर्णय हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल करती है, इसलिए मेडिकल काउंसिल ने अनुमति नहीं दी उनको। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने इतना प्रावधान जरूर किया कि बच्चे उत्तर वही आंसर शीट में अंग्रेजी के साथ साथ उनको लगे कि हम हिंदी में उत्तर देना चाहते तो हिंदी में भी उत्तर वही में वो लिख सकते हैं, ऐसा विकल्प उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार की क्रमबद्ध शुरुआत हमने करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ और तब हमने कहा था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी यथावत चली रहेगी, तब तक हम अपनी भाषाओं की व्यवस्था कर लेंगे और फिर सारा हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं में सारा काम आगे से होगा। लेकिन 15 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस दिशा में, अपनी भाषाओं की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के बदले हम कदम पीछे पीछे खींचते जा रहे हैं। और एक तर्क दिया जाता है कि आज तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण है, तो इसमें अंग्रेजी के बिना कैसे चलेगा। यानी एक प्रकार से ये मान लिया कि ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा में काफ़ी ज्ञान की अच्छी पुस्तक है, उसमें मेरा कोई ना कहना नहीं है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। हमको विश्व का सारा ज्ञान, अच्छा ज्ञान जहां भी है, वो अगर हमको चाहिए तो हमको 8-10 भाषा के विद्वानों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे विज्ञान का जो ज्ञान है ये रशिया में ज़्यादा अच्छा है, और इसलिए देखिए आपकी कोरोना महामारी की पहली वैक्सीन रशिया ने तैयार की। इस प्रकार दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, इनका ज्ञान जर्मन में ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी, इस प्रकार कला आदि विषयों का ज्ञान फ्रांस में ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा कहना है कि दुनिया में ऐसे जिस भाषाओं में अच्छा ज्ञान जहाँ से हो, उसकी व्यवस्था, उस ज्ञान को हमने प्राप्त करने की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। लेकिन इसका तरीका क्या है? इसलिए नहीं है कि हम उसी सारी भाषाओं का हम सीखें और उसमें ज्ञान प्राप्त करें, वो संभव है, लेकिन हमको नॉलेज सोसाइटी, ज्ञानवान समाज बनाना है समाज को। देखिए आज 250 साल से हम इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन नॉलेज कमीशन जो यूपीए सरकार में बना था, उस कमीशन ने कहा था कि हमारे देश में 1% लोग भी सही इंग्लिश नहीं जानते, तो हम देश के 100% लोगों को इंग्लिश कब सिखा देंगे? आज काम चलाओ इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं सामान्य, ऐसे भी 4-5% से ज़्यादा लोग नहीं है। तो हम सारा इंग्लिश में देंगे तो हमारा समाज, नॉलेज सोसाइटी, ज्ञानवान कैसे बनेगा? तो इसका तरीका, मैं कभी जापान गया नहीं, लेकिन अनेक विद्वानों से संपर्क संबंध आता है, तो उनसे बात मैंने समझी सुनी कि जापान में ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अच्छा ज्ञान की नई किताब आती है तो विदिन 1 मंथ, 1 महीने में वो तुरंत जापानी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं और वहां उसका उपयोग होता है। तो हम भारत में नहीं कर सकते क्या? तो इसका भी इस नीति में विचार किया गया है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुवाद संस्थान स्थापित करने का भी एक विचार इस नीति में किया गया है। देखिए, अनुवाद भाषा का विकल्प नहीं है 100%, लेकिन अनुवाद की भी आवश्यकता तो है। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे देश में भी इतनी भाषाएं हैं और कई भाषाओं में बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन वो उस प्रांत तक सीमित हो जाता है ज्ञान। अगर अनुवाद संस्थान ठीक से काम करे, अनुवाद की ठीक व्यवस्था हम करें, तो वो ज्ञान सारे देश को प्राप्त हो सकता है, दुनिया में भी जा सकता है। हमारे पास ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर भारत का भी है। आज क्या है, हम अनुवाद नहीं करते, इसलिए हमारे सारे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद दुनिया के ऐसे लोगों ने किया कि जो अनुवाद के कारण हमारे सारे ज्ञान का कई जगहों पर अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो हमारे देश में ये काम होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एक अनुवाद संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की बात की है, और साथ साथ पाठ्यक्रमों का भी विषयक अनुवाद बने, ये भी इसमें बात की गई है, क्योंकि अनुवाद संस्थान, अनुवाद का काम भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यक है। तो ऐसे समय अनुवाद के लिए हमको लोग भी चाहिए। तो जब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा तो अनुवाद के लोग भी हमको प्राप्त होते रहेंगे। तो इसकी भी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। साथ साथ इस नीति में जो हमारी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, नई बात कोई नहीं है। वैसे 1968 की जो पहली पॉलिसी 1968 में आई, तब से ये बात कही गई है, लेकिन अभी तक हम सारे देश में उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए इस बात को फिर से प्रतिबद्धता दर्शाई गई है इस नीति में कि ये त्रिभाषा सूत्र को, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हम देश में अच्छी तरह से अमलीकरण करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को भाषा की जैसे ही बात आती है तो कुछ राजनीतिक पक्ष और कुछ प्रांतों में, वो भी लिमिटेड, वो तुरंत विरोध शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें विरोध का कोई कारण है ही नहीं। सरकार ये नीति में क्या कहा है कि त्रिभाषा सूत्र में 2 भाषा, कोई भी भारतीय भाषा पढ़ाई जाए, और बच्चे का अधिकार रहेगा कि बच्चे तय करें हमको कौन सी 2 भाषा सीखनी है। तो कोई इसमें किसी भाषा थोपने की बात बिल्कुल नहीं है।
वो राज्य तय करे, वहाँ के बच्चे, वहाँ के अभिभावक तय करें कि उनको कौन सी भाषा सीखनी है, कौन सी भाषा पढ़नी है, कौन सी भाषा की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ये एक लोकतांत्रिक तरीके से इसमें बात की गई है, इसलिए इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध करे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आज इस विरोध को कोई तूल नहीं दे रहे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो त्रिभाषा फॉर्मूला में दूसरी एक बात इसमें महत्वपूर्ण की गई है कि संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि संस्कृत त्रिभाषा फॉर्मूला में अभी तक नहीं थी, तो संस्कृत को इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला में सम्मिलित किया गया है। तो ये संस्कृत को आगे बढ़ाने की बात भी साथ साथ कही गई है। तो संस्कृत क्योंकि हमारे एक प्रकार से हमारा जो भारतीय ज्ञान है, अधिकतर भारतीय ज्ञान है हमारा, जिसको प्राचीन ज्ञान भी कहते हैं लोग, वो ज्ञान संस्कृत में ही है। तो आज दुनिया उस ज्ञान का स्वागत कर रही है, लेकिन हम उस ज्ञान से दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति है कि हमारे विद्वान जो है विभिन्न विषयों के, उनके पास संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसके पास संस्कृत जानते हैं वो विषयों के विद्वान नहीं है। तो इस दोनों का समन्वय करके संस्कृत को आगे बढ़ाने की बात हमने आगे के दिनों में करनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्कृत पे बात आगे के दिनों में कही है। लेकिन और भी बात है कि हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसमें तमिल है, तेलुगु है, अनेक भाषाएं जो शास्त्रीय भाषा है, उस भाषाओं के संस्थान को भी सशक्त करने, मजबूत करने, स्ट्रेंथन करने की बात भी साथ साथ की गई है। और भाषा के विश्वविद्यालय है, विभिन्न भाषाओं के भी विश्वविद्यालय है, हिंदी के विश्वविद्यालय भी है, संस्कृत के विश्वविद्यालय भी है, और अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय भी है। इस सारे विश्वविद्यालयों को भी इनको विस्तारित करने और उसको सशक्तिकरण की बात भी इस नीति में साथ साथ कही गई है। और इन संस्थानों में, इन विश्वविद्यालयों में आज हमारे देश में करोड़ों पांडुलिपियां हैं और इतना ज्ञान उसमें है, और कई तो लिपियां ऐसी है धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। कई लिपियां ऐसी है कि जिसको समझने वाले, जानने वाले लोग अभी नहीं भारत में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों लिपियां ऐसी है, पांडुलिपियां, कि जो संस्कृत में है या प्राकृत पाली में, उसको जानने वाले लोग आज है भारत में। तो इस दृष्टि से ये जो हमारी पांडुलिपियों का ज्ञान है, इसका 10% ज्ञान को भी हम आज जीवित नहीं कर पाए, सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं। तो इसका अध्ययन की, उसका एकत्रीकरण, एक जगह संग्रह की बात देश भर में कई जगहों पर है, तो इसको एक जगह संग्रहित करना ऐसे विश्वविद्यालयों, ऐसे संस्थानों में, और फिर उस पर, उस पांडुलिपियों पर काम हो कि जो हमारा इतना श्रेष्ठ ज्ञान इनमें पड़ा है, उनको फिर से पुनर्जीवित करके हम इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के ये भी एक विचार साथ साथ किया गया है। आवश्यकता के अनुसार उस पांडुलिपियों की जो भाषा है तो सब नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज की भाषाओं में उसका अनुवाद की भी व्यवस्था, उसके अध्ययन की व्यवस्था, ये सारी बातों का विचार करने का इस नीति में भी एक आश्वासन दिया गया है, इस विषय को जोड़ा गया है। इसी प्रकार आज जो हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं का विभाग है विभिन्न, तो क्योंकि भाषा हमारे यहाँ थोड़ा उसका महत्व हमने कम कर दिया, इस दृष्टि से हमारे बच्चे भी भाषा में पिछड़ रहे हैं। हमारी भाषा की जो शुद्धता है, इसमें भी हम पिछड़ रहे हैं, सब बातों में इस प्रकार पिछड़ रहे हैं। तो विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटी के जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, इनको भी स्ट्रेंथन करना, उसको सशक्त करना, उसको और अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करना, ये सारी बात भी इसमें कही गई है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पांडुलिपि और इस सब की बात है, तो इसको जानने वाले कम लोग हैं और इसके जानने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से पाली, प्राकृत और फारसी, ये तीनों भाषाओं के नए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। तो ये भी एक नई बात इसमें आई है। हमारी जो 8वीं अनुसूची की 22 लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं कुल मिलाकर है, तो इस 22 भाषाएं जो है उसको भी और स्ट्रेंथन करने के लिए, और मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको, इसकी अकादमियाँ, एकेडमी स्थापित करने का भी इसमें, इस नीति में उल्लेख किया गया है। और
भाषा का शिक्षण ऐसा है कि किसी भी उम्र में उसका अभ्यास कर सकते हैं और ज्ञान का तो कोई सीमा होती ही नहीं, जीवन भर एक विद्यार्थी रहता है मनुष्य। तो इस दृष्टि से कि भारतीय भाषा, संस्कृति, कला, इसका किसी भी उम्र के व्यक्ति छात्र बनकर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इसकी भी व्यवस्था इस समय साथ साथ की गई है। तो ये भाषाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए हर प्रकार के लोग उसमें अपना योगदान दे सके, इसका भी इस नीति में इस दृष्टि से विचार किया गया है। और ये वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो आने के बाद केंद्रीय विद्यालयों से एक नए विषय की शुरुआत जो की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को विशेष करके इसमें सहभागिता करते हैं और ये बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें बच्चे, एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य की भाषा सीखते हैं और उसका बच्चों को अभ्यास कराया जाता है विद्यालय में। देखिए, भाषा क्या है कि हमारे देश में दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में कुछ लोगों ने भाषा को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया। वास्तव में भारतीय भाषा देश को जोड़ने का काम होना चाहिए। हमने भी भारतीय भाषा मंच का जब गठन किया गया तो उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मैंने यही बात उच्चारण किया था, पुनरुच्चार किया था कि हम भारतीय भाषा मंच के द्वारा भारतीय भाषाओं के जोड़कर, सबको जोड़कर देश की एकता और एकात्मता को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय भाषाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात है। और भारतीय भाषाएं एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय भाषाओं एक साथ चलेगी तो एक दूसरे का समर्थन, सहयोग से सारी भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारा मूल तो एक ही है, क्योंकि सारी भाषाओं का मूल तो संस्कृत है। तो इसलिए सारी भाषाओं में कुछ शब्द तो हमने समान मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये भारतीय भाषाएं बच्चे सीखे एक प्रांत से दूसरे प्रांत की। जब 68 की पॉलिसी आई थी और उसके पहले इसका विशेष विचार जो शुरुआत हुई थी वो 64 से 66 जो कोठारी आयोग रहा, उस कोठारी आयोग में ये त्रिभाषा सूत्र का विचार पहली बार हुआ था और फिर 68 पॉलिसी में उसको स्वीकार किया गया। तब उसमें यही बात थी प्रमुख कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत की कोई एक भाषा वो बच्चे सीखे और बाकी राज्यों के लोग उत्तर भारत की यदि हिंदी अथवा अन्य कोई एक भाषा सीखे तो दूसरे राज्य की बच्चे एक कोई न कोई एक भाषा सीखे। ये उसके पीछे कल्पना थी। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में बड़ा कार्यक्रम है, उसमें और भी सांस्कृतिक बात और सब बातें हैं, लेकिन अभी भाषा की हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसी की मात्र बात कर रहा हूँ कि उसमें ये बातों का बाकायदा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है और अलग अलग राज्यों के बच्चे दूसरे राज्य की भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। मैं जब उस मेला लगा था दिल्ली में तो गया था, तो स्टॉल में जाते थे तो पंजाब के बच्चे उदाहरण करके तमिल भाषा में मेरा स्वागत करते थे और वहाँ तमिल भाषा के नाम पट्टिकाएं, नेम प्लेट, बोर्ड लगाए गए थे और बच्चे कुछ मात्रा में तमिल अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो इस प्रकल्प को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो मित्रों, ये नीति में तो भाषा संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी है, परंतु मूल प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न जो नीति का हमारे देश में है, इसके पहले भी जो 2 नीति आई थी, मैंने कहा कि पहली नीति 1968 में आई थी, दूसरी नीति 86 में आई थी। इसके पहले स्वतंत्र भारत में 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना, 52 में मुदलियार आयोग बना, 64 में कोठारी आयोग बना और भी कई कमिटियां, समितियां बनी। इन्होंने बहुत अच्छी अनुशंसाएं दी थी, अच्छे सजेशन दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो क्रियान्वित, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो प्रश्न मूल ये है। तो ये जो इस नीति में पूरी नीति की बात भी एक महत्वपूर्ण है,
लेकिन भाषा की अभी हम बात करें तो इसको हाउ टू इम्प्लीमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये क्रियान्वित करना है तो बहुत बड़ा एक देश का मानस बदलने का एक प्रश्न है। आज क्या है कि मैं जब से नीति घोषित हुई तो रोज 2 ऐसी संगोष्ठियों में, परिचर्चाओं में मैं जा रहा हूं, तो अनेक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, प्रिंसिपल, शिक्षक, ऐसे सब लोग आते हैं, तो इसी पर प्रश्न उठाते हैं। और मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि आज इंग्लिश मीडियम का एक क्रेज शुरू हो गया है, और इतना क्रेज शुरू हो गया है कि हम सारी बातें भूल जाते हैं। मैंने देखा देश भर में कि अनेक जगह पर इंग्लिश के बोर्ड लगे हुए हैं स्कूल पर, लेकिन अंदर वास्तव में इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ नहीं दिखाई देता है। बहुत कम स्कूल देश में ऐसे हैं कि जहां के बच्चे वास्तव में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं या सीख रहे हैं, बस सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बोर्ड लगे हुए हैं। हम लोगों ने एक बार दिल्ली में वैदिक गणित की एक कार्यशाला थी, तो उसमें सारे बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे थे। तो हमारे जो वैदिक गणित पढ़ाने वाले थे डॉक्टर कैलाश जी, तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि बच्चों इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है। तो हमारे कैलाश जी थोड़े गांव के व्यक्ति हैं, तो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो बच्चों को लगा कि ये क्या इंग्लिश में पढ़ाएंगे हमको, तो बच्चों ने फिर भी इंग्लिश 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 शब्द कहा। तो हमारे डॉक्टर कैलाश जी ने, इतनी इनकी इंग्लिश तो अच्छी है बहुत, वो तो ऑस्ट्रेलिया और विदेश में भी 2-3 देशों में से जाकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 10-12 मिनट में बच्चों के चेहरे बदल रहे थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे मैं फिर इंग्लिश से हिंदी पर आ गया, तो बच्चे एंजॉय करने लगे, और ये सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम के थे। तो मित्रों, मेरा कोई किसी भाषा का विरोध नहीं है। हमारे बच्चे समझदार हो जाए, 10 भाषाएं सीखे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भाषा भी एक ज्ञान प्राप्ति का माध्यम हो सकता है। जितनी अधिक भाषाएं सीखे, इतने बच्चे अधिक ज्ञानवान बनेंगे, ये हो सकता है। लेकिन इंग्लिश माध्यम, मीडियम ऑफ इंग्लिश, ये कतई उचित नहीं है। और ये मैं जो बात कर रहा हूं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तार्किक बात आपके सामने कर रहा हूं। कई बार हम कहते हैं कि भाई आज एक ये भी तर्क दिया है कि हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, तो फिर हमारे बच्चे पहले से इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो और अच्छी तरह वहां आगे बढ़ पाएंगे। मैं देश भर में कई वर्षों से टूर प्रवास कर रहा हूं, और मेरा काम ऐसे शिक्षा जगत के बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क आता है। शिक्षा के बड़े बड़े संस्थानों के प्रमुख व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्तर के कुछ साइंटिस्ट है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के कोई बड़े उद्योगपति है। मैं सबसे थोड़ी नजदीक आने के बाद 2 प्रश्न पूछता हूं कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं और आप कौन सी भाषा में, कौन से मीडियम में पढ़े हैं। 99.99% एक ही उत्तर समान आता है कि हम सरकारी विद्यालय में, सरकारी शाला में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और हम अपनी भाषा में पढ़े। 35 साल, 40 साल पहले, 45 साल पहले सरकारी स्कूल में पढ़कर, अपनी भाषाओं में पढ़कर आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में टॉप पर वो लोग बैठे हैं। तो आज हमको क्या हो गया कि हम बिना इंग्लिश मीडियम नहीं ऊपर जा सकते। दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के कारण क्या हुआ है कि न बच्चे अंग्रेजी ठीक से सीख पा रहे हैं, न बच्चे अपनी भाषाएं ठीक से सीख पा रहे हैं। क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जो बच्चे अपनी भाषा ठीक से सीखता है, वो दुनिया की कोई भाषा अच्छी तरह से सीख सकता है। अपने बच्चे अपनी भाषा ही ठीक से नहीं सीखता है, तो फिर वो इंग्लिश या अन्य कोई भाषा कैसे ठीक सीखेगा। वो रटी रटाई और आजकल जो काम चलाओ इंग्लिश से वो बोल तो लेते हैं, सामान्य वो पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन सही इंग्लिश जो है
वो उनकी नहीं होती है। और जो एक विषय के रूप में इंग्लिश पढ़े हुए हैं, मैंने कल ही निजी शाला के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपालों का एक 450 प्रिंसिपाल थे, उसमें वो सारे इंग्लिश मीडियम के लगभग थे, कोई हिंदी मीडियम या अपनी भाषा वाले नहीं थे। तो उनके सामने भी मैंने ये बात रखी, मैंने कहा आप सब लोगों में से अधिकतर लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपका इतना इंग्लिश अच्छा कैसे है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल हैं? क्योंकि आप अपनी भाषा ठीक से सीखे हैं, पढ़े, इसलिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी है। तो मित्रों, ये जो वैज्ञानिक तथ्य है उसको हमने समझना पड़ेगा और उसके आधार पर हम विचार करें, क्योंकि तभी हमारे बच्चे ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। आज देखिए, हम भारत शोध अनुसंधान रिसर्च में पिछड़ रहा है। उसका क्या कारण है? उसके और भी कई कारण होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि शोध अनुसंधान रिसर्च यानी इंग्लिश में, और इंग्लिश में आजकल पुस्तकें हैं, कई लोगों ने पहले भी उस पर रिसर्च किए हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो बच्चे कट पेस्ट करके पीएचडी कर लेते हैं। और अधिकतर प्रोफेसर्स को भी चाहिए कि मेरे अधिक से अधिक बच्चों ने पीएचडी कर लिया, और बच्चे को डिग्री चाहिए। ये जो पीएचडी की डिग्री है, मेरे अंडर में किसी ने कहा कि 20 लोगों ने, 22 लोगों ने, 25 लोगों ने पीएचडी कर लिया। तो मैंने एक मित्र प्रोफेसर हमारे प्रश्न पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा वो 22-25 लोगों की पीएचडी में से कौन सी पीएचडी ऐसी है कि जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए उपयोगी चीज इसमें निकली है, और जो आज सिस्टम में उसका उपयोग हो रहा है। तो हमारे प्रोफेसर मित्र मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं था उसके पास। तो कोई भी दूसरी भाषा में जानकारी या इंफॉर्मेशन तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ज्ञान का सृजन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं मैं कह रहा हूं। मान लो केरल के व्यक्ति को आप कहें कि आपको शोध पीएचडी हिंदी में करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। वो करेगा तो जैसे आज की पीएचडी हो रही ऐसी होगी वो। कोई गुजरात के व्यक्ति को आप कहेंगे कि आपको तेलुगु में पीएचडी करना है, असंभव है वो। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वैज्ञानिकता की बात है सारी, इस दृष्टि से विचार हम जब तक नहीं करेंगे, इसलिए ये नीति बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी इस नीति का स्वागत किया है और देश भर में मैं इस पर चर्चा, विचार, चिंतन में सहभागी हो रहा हूं। लेकिन शिक्षा जिस प्रकार की हमको चाहिए, और इस नीति में जो शिक्षा की बात कही गई है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है, तो जब तक हमारी भाषाओं का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक ये बातें सफलतापूर्वक हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस दृष्टि से शिक्षा के उत्थान में, देश के उत्थान में, समाज के उत्थान में, बालक के व्यक्तित्व के समग्र विकास में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में, अपनी भाषा, घर की भाषा, मातृभाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग सब इस पर विचार चिंतन करें और इस बात को हम स्वयं पहले इसको स्वीकार करें मन से कि हम जो वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, तथ्यों और प्रमाण के साथ जो बात सिद्ध हुई है, और दुनिया भर के भाषा वैज्ञानिकों ने जो ये बात कही है, वो हमने उस रास्ते पर चलना है कि जो आज अंग्रेजी माध्यम की होड़ लगी हुई है बिना सोचे विचारे, इस दिशा में हमने आगे बढ़ना है। हमने हमारे बच्चों का वास्तविक सही दिशा में विकास करना है कि सिर्फ रटा रटाया कुछ इंग्लिश में बोल ले, इस दिशा में हमने बच्चों को ले जाना है। हमने बच्चा मुक्तता से, स्वस्थ चित्त से, कोई विदाउट टेंशन, अच्छी तरह से आनंद से पढ़ाई करे, इस दिशा में ले जाना है
कि बच्चों के छोटी उम्र में एक विदेशी अंग्रेजी भाषा का बोझ लाद कर सिर्फ बच्चों पर बोझ नहीं बनता है, पूरे परिवार पर बोझ आता है। इस दिशा में हमने ले जाना है। तो इन सब बातों का चिंतन विचार करने के लिए इस नीति में भाषा का विषय हमको प्रेरित करता है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम भी इस पर विचार चिंतन करें और साथ साथ इस विषय का अधिक अध्ययन करें। मैं अतुल कोठारी कहता हूं इसलिए आप मत मानिए, आप स्वयं इसका अध्ययन करें, स्वयं इसके प्रमाण ढूंढिए, स्वयं उसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करिए। और फिर ये बात मैं जो कह रहा हूं वही बात अगर उसमें आपको प्राप्त होती है तो आप भी मेरे जैसे इस विषय के प्रचारक बनिए और देश में फिर से अपनी भाषाओं को पुनर्स्थापित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है ये हमारे सामने। अवसर मित्रों बार बार नहीं आता है। ये 34 साल के बाद अवसर आया। ये नीति 34 साल था, आफ्टर 34 जैसे नीति आई, ये पॉलिसी। तो अवसर बार बार नहीं आता है। तो इस अवसर आया है, उसका हम लाभ उठाएं। और शिक्षा को तो हमने आगे बढ़ाने का इस नीति में बहुत बड़ा दिशा है ही, लेकिन उनका आधार हमारी भाषाएं हैं। इसलिए जब तक उसको हम स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे और जो जिस भाव से इस नीति में भाषा की सारी बातें रखी गई है उसको ठीक से क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि क्रियान्वयन ये दिल्ली से नहीं होने वाला है सब कुछ। हाँ, दिल्ली की कुछ काम है, यानी केंद्र सरकार का कुछ काम है, जैसे भाषा के एकेडमी स्थापित करने की बात है, भाषा के संस्थान स्थापित करने की बात है। तो ऐसी कुछ बातें केंद्र सरकार ने कही है, तो ठीक है, वो उनको करना है। लेकिन फिर सही क्रियान्वयन तो, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण अधिक विषय, तो शिक्षा क्योंकि समवर्ती सूची में है तो राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। साथ साथ प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों में इसको इसी स्वरूप में क्रियान्वित करना, इसमें जो लिखा है उस शब्दों और भाव को दोनों को समझते हुए उसके क्रियान्वयन करना, और सारा क्रियान्वयन का अंतिम यानी प्राथमिक जो है बात, जो केंद्र बिंदु है, जो नींव के समान है, ये और मैं और आप है। क्योंकि जब तक हम इसको सही अर्थ में समझकर क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं करेंगे, स्वयं से, स्वयं के बच्चों से, स्वयं परिवार से, और जहां जहां हम काम करते हैं वहां, तब तक ये बातें सफल नहीं हो सकती। तो इस दिशा में, इसको क्रियान्वयन की दिशा में भी हम लोग सब प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से अपना स्वयं प्रयास करें, योगदान दें। इतनी आप सबसे प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।